गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक और वर्ल्ड फेमस नोवेल की जिसे मैंने क्लास 6 में पढ़ा था। एक्चुअली कहा जाए तो मैंने रैंडमली कोई एक बुक अपनी लाइब्रेरी से ली थी जब मैं नई नई हॉस्टल में गई थी। मैं 10 साल की थी केवल। मुझे पता नहीं था इस बुक में क्या है, क्योंकि तब मैं सब कुछ पढ़ लेती थी, चाहे वो रोड साइड बिकने वाला साहित्य हो या फिर प्रेमचंद या शरत चंद्र की कोई महान कृति। मुझे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना तब नहीं आता था, लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ी मुझे पढ़ते हुए ही लगा कि इस बुक में कुछ खास है। इसे बार बार पढ़ने का मन करता है, हर लाइन पढ़कर कुछ सोचने का मन करता है, नए विचार जन्म लेते हैं। और कुछ सालों बाद जब मैंने जाना कि बाई लक मुझे कितनी महान कृति मिल गई थी साहित्य की तब पढ़ने के लिए, उस बुक का नाम है माँ, मदरलैंड। आप लोगों ने अगर वर्ड साहित्य आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग जरूर मैक्सिम गोर्की जी को जानते होंगे। ये मैं उनकी पिक आपको दिखा रही हूँ। भारत में जैसे प्रेमचंद का स्थान है, वैसे ही रूस के साहित्य में, लिटरेचर में मैक्सिम गोर्की जी का स्थान है। सारे दुनिया के साहित्यकार इनको बहुत महान मानते हैं, समझते हैं। केवल लेखन की वजह से ही नहीं, ये एक बहुत महान क्रांतिकारी हैं। रूस में क्रांति पैदा करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेनिन जैसी शख्सियत के ये दोस्त हैं। तो इन्होंने जो उपन्यास लिखा था उसका विश्व की लगभग सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ। हिंदी में बड़ी ही खूबसूरती से इसका ट्रांसलेशन माँ नाम से हुआ है। इस नोवेल में है क्या? ये एक यथार्थवादी नोवेल है, यानी सच्ची घटनाओं को लेकर लिखा गया है। हालांकि है ये काल्पनिक, लेकिन इसमें तत्कालीन रूस की जो समस्याएं थी, जो वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति थी, उसको लेकर ये नोवेल लिखा गया है। 1907 में ये रूस में रिलीज हुआ था। इस नोवेल की सबसे खास बात जो मुझे लगी, सबसे अच्छी बात, कि उस समय जैसी महिलाओं की स्थिति थी, यानी क्रांति में, राजनीति में उनकी बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं थी। लेकिन इसमें मेन कैरेक्टर इसमें माँ को बनाया है। माँ कौन है? एक बहुत ही सामान्य, इसमें रूसी मजदूर फैमिली की औरत, जिसका दिन भर हाड़ तोड़ मजदूरी में जाता है, कल कारखानों में, घर आकर उसे घर का काम करना होता है और रात को वो बुरी तरह से पीटी जाती है, कभी अपने पति द्वारा, कभी बच्चों द्वारा, जिसकी कोई इच्छा अनिच्छा नहीं है, जो गरीबी, गंदगी, भूखमरी में रहती है। ऐसी औरत को इसमें लीड कैरेक्टर बनाया गया है। टॉलस्टॉय ने भी इस नोवेल की काफ़ी तारीफ की थी। नीलोवना इसका नाम है जो इसकी मुख्य पात्र है। नीलोवना एक ऐसी लेडी है जो अपने पति के हाथों बहुत प्रताड़ित रही है, जिसकी जिंदगी केवल मेहनत करने और 2 वक्त का खाना जुटाने में बीतती है। लेकिन उसका बेटा पावेल जैसे जैसे बड़ा होता है, उसको अपने चारों ओर के वातावरण से घृणा होने लगती है। ऐसे जानवरों की तरह से जीने से घृणा होने लगती है। जो बुक्स पढ़ता है, कुछ समझता है और क्रांति करना चाहता है, क्रांतिकारियों के साथ मिलकर संगठन बनाता है। जब उसकी माँ को ये पता चलता है, नीलोवना को, तो वो अन्य साधारण माँओं की तरह घबराती नहीं है, अपने बच्चे को डांटती पीटती नहीं है कि तुम क्यों इस रास्ते पर जा रहे हो। हालांकि उसके भी सपने होते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ एक सुख सुविधा की जिंदगी जिए, साधारण जिंदगी जिए, लेकिन वो अपने बच्चे का साथ देने का निर्णय करती है। और पूरी कहानी इसी पर बेस्ड है कि कैसे क्रांति होती है और उन सब में माँ कैसे एक मुख्य भूमिका निभाती है, जासूस के रूप में, संदेशवाहक के रूप में, क्योंकि बूढ़ी मजदूर औरत पे पुलिस या सरकार को शक भी नहीं होता है। कैसे वो यहाँ से वहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर सारे काम करती है, कैसे अपने बेटे और उसके दोस्तों को एक माँ का प्यार देती है, उनके खाने रहने का इंतजाम भी करती है। टॉलस्टॉय खुद भी काफ़ी क्रांतिकारी रहे थे, कई बार गिरफ्तार हुए, जेल गए। इनके विचार बहुत ज़्यादा ओरिजिनल थे। कई लोगों से मिलने जुलने, पूरा देश घूमने की वजह से अपने देश की हर समस्या से अवगत थे और हर समस्या का समाधान निकालना चाहते थे। अपनी मातृभूमि में रह रहे गरीबों के कष्टों से ये बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उसको चेंज करना चाहते थे, क्रांति लाना चाहते थे, जो हम इनके लेखन में देख सकते हैं। तब रूस एक ऐसा देश था, भारत की तरह ही, जहां अमीर और गरीब के बीच में काफ़ी गहरी खाई थी। साहूकार और जो अमीर लोग थे मुट्ठी भर, उनके नीचे गरीब दबे हुए थे, जो उनसे ऋण लेते थे, कर्ज लेते थे और उनकी पीढ़ियां उस कर्ज को चुकाने में ही चली जाती थी। रात दिन जानवरों की तरह काम करते थे, लेकिन अशिक्षा और गरीबी की वजह से हमेशा कुछ मुट्ठी भर अमीर लोगों के गुलाम बनकर रहते थे।
भारत में भी यही स्थिति थी। भारत की ये स्थिति आपको प्रेमचंद के लेखन में देखने को मिलेगी। प्रेमचंद के आप लोग गोदान गबन आदि नोवेल पढ़ेंगे, मानसरोवर की कहानियां पढ़ेंगे, तो इस पूरी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति को प्रेमचंद ने दिखाया है। उसी तरह से रूस में इन चीज़ों को गोर्की जी ने दिखाया हुआ है। तो कैसे क्रांति आई, कैसे समय बदला, कैसे जारशाही के विरुद्ध, सामंतशाही के विरुद्ध लोगों ने बिगुल फूका, ये हम देख सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन भी बड़ा ही खूबसूरत हुआ है। काफ़ी बड़ा नोवेल है, काफ़ी सारे पेजेस हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ लाइनें यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, इनके लेखन की गहराई को दिखाती हुई। शाम को जब डूबते हुए सूरज का थका थका प्रतिबिंब घरों की खिड़कियों में दिखाई देता, तो फैक्ट्री इन लोगों को अपने पाषाण उदर से धकेल देती, मानो वो मजदूर न होकर साफ की गई धातु का कचरा मात्र हो, और वो सड़क पर चल देते, गंदे, चेहरों पर कालिख लगी हुई, थके टूटे भूखे, और उनके शरीर से मशीन के तेलों की दुर्गंध आती। पर इस समय वो थोड़े उत्साहित होते थे, क्योंकि उनकी गंदी जिंदगी का एक और दिन खत्म हो गया होता था, और कोई शराब खाना और रात की रोटी उनका इंतजार कर रही होती थी। इसके बाद उनमें कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, न अपने बारे में, न राजनीति के बारे में। बस अपने भूखे पेट को वो लोग सोच सकते थे। दिन को फैक्ट्री निगल जाती, मजदूरों की पूरी शक्ति को चूस लेती, और रात को उनके पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो ये एकदम से बड़ा ही करुण दृश्य हमारे सामने पेश करती है। आज के ज़माने में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। आज के ज़माने में बराबर ही हम देखते हैं, जब रसिया में इसके बाद औद्योगिक क्रांति आई, तब काफ़ी चेंजेस आए। लोगों को जब समान वेतन मिलने लगा, समान कार्य के लिए, कार्य के घंटे जब निश्चित कर दिए गए, उम्र निश्चित कर दी गई, तब लोगों को अपने लिए काफ़ी समय मिलने लगा, और काफ़ी बदलाव हुए लोगों के सामाजिक स्तर में है, आर्थिक स्तर में काफ़ी सुधार वहाँ पर आया। ये हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़िए। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग इंटरनेशनल अच्छा साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो रसियन साहित्य में टॉप 1 में इसी बुक को रखा जाएगा, मदरलैंड या फिर माँ। और मैक्सिम गोर्की की बाकी बुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं। अगर ये आपके फेवरेट राइटर हैं या आपको रसियन साहित्य पसंद है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए गोर्की जी का लिखा हुआ या फिर रसियन साहित्य की और बुक्स का भी रिव्यू लेकर आऊँगी, अच्छे ट्रांसलेशन के साथ। हम लोग, अच्छी बात यह है कि हर देश का, हर भाषा का अच्छे से अच्छा साहित्य हम लोग पढ़ सकते हैं। और ऐसी ही अच्छी बुक्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये बुक मेरी मोस्ट फेवरेट बुक्स में से एक है, तो इस बुक को मैं स्ट्रांगली आप लोगों को रिकमेंड करूंगी पढ़ने के लिए, गिफ्ट देने के लिए और बच्चों को सजेस्ट करने के लिए। और ज़्यादा बुक्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पे ज़रूर आइए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए और बताइए कि आप किन बुक्स को पसंद करते हैं। थैंक यू।